जावा में 3 तरह की आइटरेशन स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहली आइटरेशन स्टेटमेंट और बहुत कॉमन आइटरेशन स्टेटमेंट जो है वो फॉर है। फॉर लूप हर जगह यूज होती है। आइटरेशन स्टेटमेंट मीन्स के लूप्स, कोई भी ऐसा टास्क जो आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है वो आप लूप्स के थ्रू करते हो। तो मोस्ट कॉमनली नोन जो लूप्स हैं वो 3 हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। समटाइम्स हम फॉर ईच भी यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली वो इसके अंदर टीच नहीं की जाती। हम इन्हीं 3 को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। वाइल लूप एक इस तरह की लूप है जिसके अंदर आप वाइल के साथ ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हो, और अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो जो भी आपकी लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। अगर वो कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, यानी रिपीटेडली जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी, वाइल दैट कंडीशन इज ट्रू, जो भी उसके अंदर का पार्ट है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ एक प्रोग्राम समझते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। क्लास वाइल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इक्वल इज दिस इंट n इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू जो है इस वक्त वो 10 है, और वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको सिंपली क्या करना है कि n की वैल्यू यहाँ प्रिंट करवानी है, और हर दफ़ा n की वैल्यू को माइनस माइनस, यानी स्टार्ट हो रही है n की वैल्यू 10 से, और हर दफ़ा आप उसको डिक्रीमेंट कर रहे हो, और जब तक वो वैल्यू 0 से बड़ी है तो तब तक आपने कोई वैल्यू उसमें प्रिंट करनी है। ये एक सिंपल सा वाइल लूप का प्रोग्राम है। इसमें अगेन एक और प्रोग्राम है, a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20 वाइल a इज ग्रेटर देन b। जब तक a बड़ा है b से तो आप क्या करो, a की वैल्यू दिस विल नॉट बी डिस्प्लेड, क्योंकि इसलिए डिस्प्ले नहीं होगा, a बड़ा है ही नहीं 20 से, a छोटा है 20 से। सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये कंडीशन ही फॉल्स है, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। ये एक और वाइल लूप का प्रोग्राम है। तो एक प्रोग्राम हम भी अपनी मर्जी से यहाँ लिख लेते हैं। कोशिश करेंगे कि बुक वाला ही कोई प्रोग्राम हो। एडिटर ओपन करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं एक और प्रोग्राम। इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था, ये लास्ट लेक्चर में मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद इसने मुझे आउटपुट दिखाया विंटर। ज़ाहिर है पहले दोनों के लिए उसने विंटर दिखाया क्योंकि 1 से एग्जीक्यूट हुआ, और 1 2 के लिए विंटर था, 3 4 5 के लिए समर था। फिर 6 7 8 के लिए, सॉरी 3 4 5 के लिए या इस तरह स्प्रिंग था, फिर समर्स था, और नेक्स्ट में ऑटम है तीनों के लिए, और फिर 12 के लिए अगेन विंटर है। तो ये इसने एग्जैक्टली मुझे सही आउटपुट दिखाया इसका। नाउ जस्ट रिमूविंग दिस कोड फ्रॉम हियर, और यहीं पर मैं एक नया कोड ऐड कर रही हूँ, और वो कोड है किससे रिलेटेड, उसके अंदर हम लूप लिखेंगे। फॉर लूप तो ऑलरेडी इसमें लिखी हुई थी, लेकिन चलें हम नया प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम फॉर लूप के थ्रू, सॉरी वाइल लूप अभी हमने डिस्कस की है, तो वाइल लूप के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल लेती हूँ अपनी मर्जी से आई, और उसको मैं बोलती हूँ इंट आई इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू ले लो 0। और फिर व्हाट यू हैव टू डू इज, कोई भी हम लूप लगाते हैं, चूंकि हमने अभी फ्रेश फ्रेश वाइल लूप पढ़ी है तो वाइल लूप ही लगा लेते हैं। वाइल आई इज लेस देन 100, तो आपने क्या करना है कि इफ कोई भी कंडीशन उसमें किसी भी जगह पर ट्रू होल्ड होती है तो हम उसकी स्टेटमेंट को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, बजाय लंबा सा प्रोग्राम लिखने के हमने सिंपल एक वाइल लूप लगाई है, और आई को हमने 0 से स्टार्ट किया है, कंडीशन लगाई है जब तक आई इज लेस देन 100 है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते जाओ, हर वैल्यू को प्रिंट करते जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ से मैं आपको लूप के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि किसी भी लूप के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, और वो 3 पार्ट्स में पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन का, जो कि हमने यहाँ की है, इसको मैं बोलूँगी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और फिर किसी भी लूप के अंदर सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है कंडीशन का, और ये हमने ये कंडीशन लिखी है। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कोई ऑपरेटर लगाने का, तो वो हम अभी लिखते हैं आई वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगी प्लस आई, ताकि आई की वैल्यू मुझे हर दफ़ा शो हो, और इधर में आई का लास्ट पार्ट यानी अपनी लूप का जो लास्ट पार्ट है, जहाँ मैंने जो ऑपरेटर लगाना है वो लगाया, और एग्जीक्यूट करूंगी, और इसके साथ मैं लिखूंगी ऑपरेटर। ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है,
और इस सिंपल से प्रोग्राम में मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 0 ली और फिर मैंने आई की वैल्यू जब तक लेस देन 10 है हर दफ़ा मैंने एग्जीक्यूट किया। ये मुझे कुछ एरर देगा, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन में एरर था वो मैंने फिक्स कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेट्स सी कोई एरर होगा तो फिक्स करेंगे वरना। ओके, तो आई स्टार्ट हुआ 0 से ऑल द वे अप टू 100। जब तक उसने 100 को क्रॉस नहीं किया यानी लेस देन 100 रहा तब तक उसने एग्जीक्यूट किया और हर दफ़ा आई की वैल्यू मुझे प्रिंट करके दिखाई है। तो द कंक्लूजन इज आई की वैल्यू स्टार्ट हुई है 0 से, फिर आई इज लेस देन 100 था और हर जगह पर उसने आई की वैल्यू प्रिंट कर दी है। सपोज मुझे अब इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं चाहिए और मैं ये चाह रही हूँ कि आई जस्ट नीड टू प्रिंट द फर्स्ट 10 वैल्यूज़ या कुछ इस तरह का हो जाए कि मेरी लूप बीच में ब्रेक कर जाए और इतनी ज़्यादा मुझे एग्जीक्यूशन ना करनी पड़े। तो मैं उसके लिए कोई कंडीशन लगा सकती हूँ ब्रेक से रिलेटेड। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ दो, यानी इसके बाद यहाँ आप लूप को ख़त्म कर दो, टर्मिनेट कर दो। मैं किसी भी जगह पे कंडीशन लगाती हूँ, इफ़ आई इक्वल्स टू 10 एट सम पॉइंट, तो आप क्या करो कि उसके अंदर आप उसको ब्रेक कर दो। मैं इन यहाँ पर करली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करती क्योंकि इफ़ के अंदर मेरी एक ही स्टेटमेंट है, तो वो है ब्रेक और फिर ये दोबारा से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मैंने क्या किया है, मैंने एक कंडीशन लगाई है और कंडीशन में मैंने सिंपली कहा है कि अगर आई की वैल्यू 10 रीच कर जाती है तो ब्रेक, यानी मुझे उसके बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, लूप को टर्मिनेट कर लो इधर ही। तो ये लूप 0 से स्टार्ट हुई और 10 तक गई, जैसे ही 10 आया उसने उसको ब्रेक कर दिया। आप देख लें यहाँ जैसे ही लास्ट वैल्यू 9 तक पहुंची है, यानी 10 के केस में उसने 10 की वैल्यू को प्रिंट भी नहीं किया एंड जस्ट टर्मिनेटेड दैट। ठीक है, सो दिस इज समथिंग हाउ यू राइट व्हाइल लूप। आई विल रिपीट इट अगेन। किसी भी लूप के तीन पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन जिसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, सेकेंड पार्ट में हम कोई कंडीशन देते हैं और थर्ड पार्ट में हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। आई की वैल्यू मैं कहती हूँ, सपोज इसकी वैल्यू है 50 और मैं कंडीशन लगाती हूँ while i is less than 10। ठीक है, जब तक i is greater than 10, तो हर दफा आपने क्या करना है, i को माइनस माइनस कर देना है। ठीक है, और दरमियान में अगर कहीं i इक्वल टू 10 आ गया है तो आपने लूप को उधर ब्रेक कर देना है। मैंने अभी डिक्रीमेंट के साथ आपको ऑलमोस्ट सेम चीज़ दिखाई है। इनिशियली मैंने आई की वैल्यू सेट कर दी थी 50 और फिर कंडीशन ये सेट की है जब तक आई की वैल्यू बड़ी है 10 से तो तब तक ये काम होता रहे और 10 पे आके आप ब्रेक कर दो। यही ब्रेक मैं किसी मिड लाइन में भी कर सकती हूँ, जैसे मैं ब्रेक 25 पे भी लगा सकती हूँ या 40 पे भी लगा सकती हूँ। तो अभी वो जैसे ही आई की वैल्यू 40 होगी, 50 से 40 तक पहुंचेगा तो ब्रेक कर देगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली while loop works। अभी जाते हैं वापस डू while की तरफ। डू while में और while में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि while में हम कंडीशन स्टार्ट पे लिखते हैं। ये देखें, while में कंडीशन आपने जैसे ही लूप बनाई वैसे ही आपने कंडीशन लिख ली, जबकि डू while में कंडीशन जब लास्ट में यहाँ आप ब्रैकेट बंद करोगे यहाँ आप कंडीशन लिखोगे। इसका फर्क फायदा या नुकसान ये होता है या डिफरेंस ये होता है कि आपने जो भी इसके अंदर कंडीशन लगाई है वो एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर होती है और फिर लास्ट में आके वाइल की कंडीशन को टेस्ट करती है। सो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इसका सिंटेक्स ऐसे होता है कि आप डू से स्टार्ट करते हो और फिर उसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन लिखते हो। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। मैम ये मैंने अभी एक प्रोग्राम लिखा है ना मैम, इसमें ये एरर दे रहा है। जो सबसे पहले आपने वाइल वाला प्रोग्राम लिखा था ना, जी जी, एज इट इज मैंने मैम वैसे ही लिखा है प्रोग्राम, लेकिन इसमें एरर दे रहा है सिस्टम आउट प्रिंट एलन में। आप जरा स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको बताती हूँ। ओके मैम। मैम ये डिसेबल हुई हुई है। एक सेकेंड मैं आपको अलाउ करती हूँ। मैं अपनी स्टॉप करूंगी तो आपकी आई थिंक शेयर हो जाएगी। अब आप शेयर करें। अभी भी नहीं हो रही तो अलाउ मल्टीपल को मैं नहीं कर। हो रही मैम। ओके जस्ट अ मोमेंट, अब होगी। बस मैम अब हो रही है। ये देखिए मैम। अब आप इसको रन करें। सिस्टम का एस कैपिटल करो। अब हो गया मैम पहले नहीं हो रहा था। चलें, वो आपने सिस्टम का एस स्मॉल लिखा हुआ था, जो एरर दे रहा था वो ये एरर दे रहा था कि सिस्टम यस का। मैम।
ठीक है। ओके, अब आप स्टॉप कर सकते हैं इसको। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो डू वाइल से रिलेटेड लिखेंगे। डू वाइल में डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपने डू से स्टार्ट करना है और बॉडी ऑफ लूप लिखोगे और लास्ट में वाइल की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ इन्होंने डू से स्टार्ट किया है और एन की वैल्यू 10 रखी, फिर डू से स्टार्ट करने के बाद कंडीशन और इंक्रीमेंट दोनों बाद में आएंगे, कंडीशन बिल्कुल लास्ट में आएगी। अब लास्ट में कंडीशन लिखने से फर्क ये पड़ता है कि एटलीस्ट आपके जो प्रोग्राम है वो एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट जरूर होता है। तो इसको जाते हैं वापस प्रोग्राम लिखने वाली तरफ और वहाँ इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम इसको डू वाइल के हिसाब से लिखते हैं, बल्कि इसको सारा रिमूव करते हैं और न्यू प्रोग्राम लिखते हैं, फ्रेश प्रोग्राम। डू वाइल के हिसाब से मैं कोई भी प्रोग्राम लिखती हूँ, अभी हमने जो देखा उसी से मिलता जुलता कुछ लिखते हैं। इंट n इक्वल्स टू 20, ठीक है, कोई भी वैल्यू है और उसके ऊपर मैंने डू वाइल लूप लगानी है। तो इसका सिंटेक्स ये है कि आप पहले डू लिखोगे और डू के बाद आपने उसकी बॉडी बनानी होगी, और जहाँ उसकी डू की बॉडी खत्म हो रही है, यानी ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है, इसके बाहर जाके आपने वाइल लिखना है और ब्रैकेट के अंदर साथ कंडीशन लिखनी है। दैट मीन्स कि n इज ग्रेटर देन 0। जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो आपने क्या करना है, अच्छा इसके बाद याद रखें सेमीकोलन भी यूज होता है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट होती है। अब इसमें एक चीज आपने और करनी है, वो ये कि ऑपरेटर लगाना है। 20 से स्टार्ट हो रहा है और कंडीशन में लगा रही हूँ जब तक n 0 से बड़ा बड़ा है, तो सामने पता चल रहा है कि ये कोई डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ लगेगा, तो n माइनस माइनस मैंने कर दिया। लेकिन चूंकि मुझे वैल्यू कहीं प्रिंट भी करनी है तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ प्रिंट कर लेती हूँ, system.out.println n, और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ मैं लिखती हूँ वैल्यू ऑफ n इज n और प्लस ऑफ n, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि डू वाइल में ये हमें क्या करता है। डू वाइल में इसने क्या किया, सिंपली 20 से वैल्यू ली है और 1 तक वैल्यू इसने मुझे शो की है, और कंडीशन क्या थी कि जब तक n की वैल्यू ग्रेटर हो 0 से तो आप मुझे शो कर देना है, ठीक है। सो इट्स नॉट काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ये काफ़ी एक आसान सी एक लूप है, और लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं जैसे जैसे हम प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जैसे आपने, अगर आपको याद हो, कुछ ट्राइंगल्स वगैरह आपने हो सकता है कुछ आपने प्रिंट की होंगी, उन केसेस में ये काफ़ी समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम उन उस तरह के भी कुछ केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे अभी। इधर तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पूछें, वरना हम आगे चलते हैं। मैम एक बात दोबारा ये कर दें मैम, मेरा नेट का थोड़ा इशू है तो मैं लीव हो गया था। ओके, डू वाइल लूप अभी हमने डिस्कस की है, और डू वाइल में और वाइल में डिफरेंस ये है कि आप वहाँ पर वाइल में एक कंडीशन आप वाइल के साथ टॉप पे लिखते हो और उसके बाद बॉडी लिखते हो। यहाँ पर हम वाइल की कंडीशन लास्ट में लिखते हैं और बॉडी उससे पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए वाइल को मैंने यहाँ लिख लिया और ये एक स्टेटमेंट है, मैंने लास्ट में लिख लिया, और डू के अंदर मैंने सारी इसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मेंशन की हैं और इनिशियलाइजेशन n इक्वल्स टू 20 यहाँ पर की है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन है मैंने स्टार्ट किया n इक्वल्स टू 20 और फिर डू के अंदर मैंने n की वैल्यू प्रिंट की, n माइनस माइनस किया, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, उस वक्त तक ये लूप चलती रहे जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब तक ये चलता रहे और मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट में दिखाता रहे, ठीक है। तो इसने मुझे चलाया आउटपुट और 20 से स्टार्ट किया, जब तक वो 0 से वैल्यू बढ़ी थी तो उसने मुझे दिखाया। यहाँ हम क्या करते हैं कि हम कंडीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी n इज स्मॉलर देन 0। अब n देख लो ऑलरेडी 20 है और n स्मॉलर देन 0 पे हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो 20 है और वो 20 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और ये एक इनफाइनाइट लूप की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस माइनस करते करते 0 तक जाएगा और फिर उसके बाद तो वैल्यू होती ही माइनस रहेगी। इस केस में भी आप देखें ये फर्स्ट पार्ट के लिए यानी 20 के लिए ये एग्जीक्यूट जरूर होगा क्योंकि कंडीशन लास्ट में एवेलुएट होगी। तो यही मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में, कि कंडीशन इनकरेक्ट है इसके बावजूद n वैल्यू ऑफ n 20 इज वन टाइम एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। यानी 20 जो है हालांकि n से 0 से छोटा नहीं है,
बड़ा है, इसके बावजूद एक दफ़ा एग्जीक्यूशन ज़रूर हो रही है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। ये कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूशन ज़रूर होती है। Now, just going to the next for loop, last for loop, जो कि for loop है। for loop के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं और इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट में लिखते हैं कंडीशन, थर्ड पार्ट में लिखते हैं आइट्रेशन या ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि आइट्रेशन किस बेस पे होगी। तो नॉर्मली हम सबसे पहले for loop डिस्कस करते हैं, लेकिन आपकी बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग for loop सबसे लास्ट में है, तो हम भी अब for loop जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बाद। मैं ये सारा एक्स्ट्रा कोड यहाँ से रिमूव कर रही हूँ और एक हम फॉर लूप लिखेंगे। फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स में हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 5, ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है। यहीं पर इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगी, कंडीशन लगाऊंगी। और कंडीशन कैसे लगाऊंगी, आई इज लेस देन 5 इज लेस देन 15, और लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा आई प्लस प्लस, जिसका मतलब है आई के ऊपर आपने प्लस प्लस ऑपरेटर लगा दिया है, इंक्रीमेंट। और अभी हम वैल्यू प्रिंट करते हैं। इसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैं सिंपली लिखूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर मैं ये लिखूंगी वैल्यू ऑफ आई इज प्लस ऑफ आई सेमीकोलन। तो ये है आपकी सिंपल सी फॉर लूप, जिसमें क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट हुई, चूंकि मैंने 5 वैल्यू इनिशियल ली थी। हर दफ़ा इंक्रीमेंट होने से प्लस प्लस हुआ, 6 बन गई। नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट हुआ 7 बन गई। नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट हुआ 8 बन गई। और कहाँ तक गई, 14 तक। 14 तक क्यों गई, क्योंकि मेरी स्टॉपिंग कंडीशन है आई इज लेस देन 14। तो जो स्टॉपिंग कंडीशन है वो यही बनती है कि जब तक लेस देन 15 होगा, 15 से लेस 14 बनता है, तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ स्टॉप हो जाए। तो आइट्रेशन स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि वी आर रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स, और हम स्टेटमेंट्स को किसी भी कंडीशन रख के उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन तक रिपीट करते रहते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू फॉर लूप, ठीक है। सो दिस वाज रिलेटेड टू फॉर लूप। अब आगे हम फॉर लूप के थ्रू ही बहुत सारे पैटर्न्स आपको पता होगा, आपने भी शायद बनाए हो। तो फॉर लूप्स को हम मोस्टली यूज भी करते हैं पैटर्न्स बनाने के लिए। अभी हम चलते हैं एक पैटर्न बनाने की तरफ और देखते हैं कि पैटर्न कैसे बनता है। मैं ये सारा कुछ रिमूव कर रही हूँ और मैं एक लूप चलाती हूँ। उस लूप में मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहती हूँ 2 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, इंट आई कॉमा जे, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, आई को मैं चलाती हूँ फॉर इन इन तो नहीं लिखूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। आई इक्वल्स टू 0 कॉलन, अच्छा 3 पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए आप सेमी कॉलन यूज करते हैं, ठीक है। तीनों पार्ट जो हैं, फर्स्ट पार्ट मीन्स इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन, सेमी कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कंडीशन का, तो आई इज लेस देन 10, अगेन सेमी कॉलन। और फिर आई प्लस प्लस, यहाँ पर ये इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेस्टेड फॉर लूप को यूज करके हम पैटर्न्स बनाते हैं। तो मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप लिखने जा रही हूँ, जिसमें क्या होगा, फॉर j इक्वल्स टू आई सपोज, और फिर j इज लेस देन 10, और सेमी कॉलन, दैट मीन्स के अभी थर्ड पार्ट लिख रहे हैं, दैट इज j प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगी यहाँ पर, और वो कोई भी सिंबल हो सकता है। मैं लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम सपोज लिख लेते हैं स्टैरिक, कि हम कोई स्टार शेप चीज बना रहे हैं। और फिर हम एक न्यू लाइन ऐड कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। पहले देखते हैं कि ये ठीक भी बना है या नहीं। अगर ये ठीक बना है फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने एक पैटर्न या एक शेप बनाने की कोशिश की है, ओके दिस इज नॉट फाइन। इसको मैं उठा के यहाँ से यहाँ लिख रही हूँ, लेट्स सी इट विल वर्क नाउ, ओके फाइन। मैंने एक पैटर्न बनाने की कोशिश की है। इस पैटर्न में क्या किया मैंने कि मैंने नेस्टेड लूप्स का यूज आपको सिखाना था। चूंकि लूप्स और ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ी हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन सपोज अगर आपको नहीं भी आती,
तो आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर को एक दफ़ा फिर से सुनेंगे तो आपको ये आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई मुश्किल या कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। मैंने ली एक फॉर लूप, उसके अंदर मैंने एक दूसरी फॉर लूप ली। अभी अगर यहाँ पर देखा जाए इनिशियली, तो i की जो वैल्यू थी, i की वैल्यू स्टार्ट हुई है 0 से, ठीक है। और फिर मैंने हर दफ़ा i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। पहली i की वैल्यू 0 थी, उसके बाद ये j की वैल्यू की तरफ गया। j की वैल्यू मैंने लिखी है, j की वैल्यू इनिशियली वही है जो i की है, तो j की वैल्यू भी 0 होगी। i की वैल्यू 0 थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है, j इज लेस देन 10 है, तो एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये इस लूप से निकलेगा नहीं, बल्कि j वाली लूप में ही रहेगा, और उस वक्त तक रहेगा जब तक 0 से लेके वैल्यू j की 10 नहीं हो जाती। तो नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू तो वही होगी, लेकिन j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और j की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो एक स्टार प्रिंट होगा। क्या होगा, एक स्टार प्रिंट होगा। एक सेकेंड, j की वैल्यू 0 से 1 हुई और दोबारा एक स्टार प्रिंट होगा। अभी भी कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू है 1 और कंडीशन है j शुड बी लेस देन 10। तो अगेन j की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी, j की वैल्यू उधर बन जाएगी 2, ठीक है। j की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2। अभी यहाँ 2 हो गई है, अभी भी 2 इज लेस देन 10, तो प्रिंट होगा एक और स्टार एक ही लाइन में। देखिए मैंने इधर ln नहीं यूज किया, इसलिए ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम आपने क्या, जे इंक्रीमेंट j की वैल्यू 3 हो गई, नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किया 4 हो गई, 5 हो गई। अब इसको हम दोबारा देखते हैं, i की वैल्यू स्टार्ट कैसे हुआ, i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है, उसके लिए एक स्टार स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं है, लाइन चेंज नहीं होगी, और i की वैल्यू 0 ही है, j की वैल्यू 1 है, तो अभी भी 1 इज लेस देन 10, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है। तो वो अंदर जाएगा, एक और स्टार प्रिंट करेगा, फिर एक और स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। और वो स्टार उस वक्त तक प्रिंट होता रहेगा जब तक j की वैल्यू लेस देन 10 है, ठीक है। तो लेस देन 10 का मतलब है कि ये 9 टाइम्स प्रिंट होगा, 0 से लेकर 9 टाइम्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम ये प्रिंट हो गया। और अब सपोज j की वैल्यू 5 के बाद 6 हुई, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, फिर 7 हुई, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, और फिर 10 हुई। 10 तो नहीं होगी, 10 पे जैसे ही वैल्यू 9 पे पहुंची है, ठीक है, तो 9 इज लेस देन 10, एक स्टार प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वो लूप से बाहर निकल गया। लूप से बाहर निकलने की वजह से उसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जिसमें न्यू लाइन प्रिंट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली अभी कर्सर इस लाइन पे आ गया, नई लाइन पे आ गया, ठीक है। और अगेन अभी i की वैल्यू 1 होगी, और फिर j की वैल्यू 0 होगी तो एक स्टार प्रिंट होगा, j की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 2 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए। ओके, अभी यहाँ थोड़ी सी एक चीज कंफ्यूजन है जो आपने माइंड में रखनी है। मैंने कहा j की वैल्यू पहले स्टेप में 0 थी, और फिर j की वैल्यू हुई, एक सेकेंड में एडमिट कर लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो j की वैल्यू हमने स्टार्ट की थी 0 से, अभी यहाँ j इक्वल्स टू i है, जिसका मतलब है कि जो i की वैल्यू होगी, जैसे इस स्टेप में अगर i की वैल्यू 0 है, तो फिर j की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, बल्कि j की वैल्यू i होगी। यानी नेक्स्ट रो के लिए ये वैल्यू 0 नहीं रहेगी, बल्कि वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, और फिर 1 से लेकर वो 9 तक एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद वो लाइन चेंज करेगा और नेक्स्ट लाइन के लिए चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर लूप के बाहर न्यू लाइन है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये 0 के बाद 1 भी कैंसिल हो जाएगा, और फिर j इक्वल्स टू i कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, क्योंकि i की वैल्यू अब 2 हो गई है, तो j की वैल्यू भी 2 से स्टार्ट होगी। तो ये पूरी रो ऑफ स्टार्ट होगी 2 से लेके 9 तक, और उसके बाद फिर से ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट होगा,
और लाइन चेंज होगी और नई लाइन में स्टार होगा और जे की आई की वैल्यू जो है इस वक्त इंक्रीमेंट होके 3 हो गई है। तो ऑटोमेटिकली जे की 2 वैल्यू खत्म हो जाएगी और स्टार्ट एग्जीक्यूशन होगी 3 से। अगर किसी को इस स्टेप में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर हम लैब की तरफ जाएंगे।